हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। नया पूल लॉन्च किया है। क्या है इसमें? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सी टैप को लॉन्च किया है। सी टैप, सी फॉर कोविड, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर एक्सेस एंड पी फॉर पूल। ध्यान दीजिए, यहाँ फुल फॉर्म है सी टैप, कोविड-19, सी फॉर टैप टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल को लॉन्च किया है। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है। सी टैप का फुल फॉर्म दिया नीचे। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो सी टैप वैश्विक समुदाय के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ साथ लगभग 30 देशों, संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने सी टैप का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 30 देश हैं इसमें। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों और उपचारों को बनाना है। पृष्ठभूमि इसकी खास बातें क्या है? यह पहल कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा प्रस्तावित की गई थी। जो पहल है उसको किसने प्रस्तावित किया था? यह ध्यान देने वाली बात है कि कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो ने। यह पहल दवाओं और टीकों और अन्य तकनीकों की खोज में तेजी लाने के लिए मदद करेगी। जो टीके बनते हैं, टीके जैसे कि आप देखते हैं इस समय वैक्सीन जिसे कहते हैं आप, और की तकनीक में खोज लाने में क्या करेगी? मदद करेगी, जो कोविड-19 के उपचार के लिए भी मदद करेगी। पूल के 5 प्रमुख तत्व क्या क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है इसमें जीन अनुक्रमों और डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण। पहला है जीन अनुक्रमों और डेटा का सार्वजनिक प्रकटीकरण, मतलब जो कोई भी जीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा वो सार्वजनिक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी और अन्य फंडर जो दवा कंपनियों के साथ समझौते करने के लिए प्रोत्साहित की जाती हैं, उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वो उनके साथ साझेदारी करें। संभावित टीके का जो लाइसेंस है और नैदानिक उपचार के साथ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां और इसके साथ साथ अभिनव मॉडल को बढ़ावा देना शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम अगला पॉइंट है खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या है? 2 जून 2020 को युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू, अगर पूछा जाए इस समय युवा मंत्री खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं, ने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम है किसका है? खेल मंत्रालय का है। किरण रिजिजू ने उद्घाटन किया है। मुख्य बिंदु अगर खास बातों की बात किया जाए, खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम है। हर एक व्यक्ति के लिए है 25 डेज का कार्यक्रम। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों इस कार्यक्रम को हर स्कूल तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जो खेल मंत्रालय है और जो विकास मंत्रालय है वो सभी मिलकर इसका कार्य करेंगे। महत्व, इसका क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों के हर बच्चे तक पहुंचाने, उन्हें फिटनेस खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका होती है ताकि वो खेल की जो गतिविधियां उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। भारत सरकार ने लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। फिट इंडिया मूवमेंट इसी के अंतर्गत है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। इस आंदोलन की आधुनिक जीवन शैली के विकारों के बीच संबंध रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। अब यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में समझते हैं। WHO के अनुसार 4 में से एक वयस्क सक्रिय नहीं है। यहाँ ये समझने योग्य बात है, मतलब 4 में से एक व्यक्ति मीन्स 25% लोग ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, वो कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो एकदम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उदासीन रहना चाहते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि हो रही है, इसे केवल शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कम किया जा सकता है। मतलब ऐसे रोग जो कि रुकने से होती है, जैसे फैट बढ़ना, तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो इनको क्या करें, कम करने के लिए भी किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 11% महिलाएं और 15% हाइपरटेंशन की वजह से जो बीपी हाई होता है, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, उसको कम करने के लिए भी ये कार्य किया जा रहा है। फिटनेस व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति को सुधारने में मदद करेगी, जो हाई बीपी है उसको कम करने में सहायक होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए लॉन्च की 3 योजनाएं। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की हैं। क्या क्या है आइए डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। 2 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाओं की शुरुआत की। किसने शुरू किया? क्वेश्चन यहां बनेगा कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के 3 नई योजनाएं किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। और 3 नई योजनाओं कितनी तारीख को लॉन्च हुई? 2 जून को लॉन्च हुई है। और कौन कौन से हैं उसके लिए देखिए, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पहली योजना का नाम है, दूसरा क्लस्टर स्कीम जिसे कहते हैं EMC 2.0, और तीसरा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। मार्च 2020 में दी गई है। खास बातों अगर बात किया जाए तो इस योजना से निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है। जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो सकते हैं। इससे 2025 तक मोबाइल फोन और उनके पुर्जों के विनिर्माण को लगभग 10 लाख करोड़ तक बढ़ाने की उम्मीद है। साथ ही यह योजनाएं 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजन करने में मदद करेंगी। क्योंकि जब यही हमारी कंट्री में, इंडिया में ही बनने लगेगा तो यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि 5 लाख और 15 लाख तक की नौकरियां उपलब्ध हो सकती, सृजित हो सकती, उत्पन्न हो सकती हैं। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के बारे में क्या है? यह योजना भारत में निर्मित माल को 4% से 6% का प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ये योजना इनको प्रोत्साहन राशि देगी, कितना? 4 से 6% की। सब हर एक योजना के बारे में डिटेल में अब हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर SPECS, इसके बारे में देखिए, फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ, SPECS के बारे में बात कर रहे हैं, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। पूंजीगत व्यय पर 25% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। जितना व्यय हो रहा है उसका 25% प्रोत्साहन राशि ये देंगे। यह कुछ विशिष्ट सूचियों जैसे कि सेमीकंडक्टर उपकरणों, सेमीकंडक्टर आप लोग जानते होंगे जो कि फैन में लगता है, सेमीकंडक्टर फैन में लगता है। सेमीकंडक्टर का यूज होता है डायोड, ट्रायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में। और जो फैन में लगता है वो एक्चुअली में कैपेसिटर होता है जिसे कंडेंसर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों प्रदर्शन निर्माण इकाइयों आदि तक विस्तारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, EMC 2.0, ये अगला प्रोग्राम है इनका। थर्ड, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता करेगा। यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने में भी मदद करेगा। कौन सा है ये? EMC 2.0 है। फिर देखिए, वर्तमान परिदृश्य आज के हालात के बारे में अगर बात करें तो भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। भारत में मोबाइल के यूजर्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज देश में 200 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ हैं, 200 से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इनकी और अधिक मांग है। 2014 में देश में विनिर्माण मूल्य 1,90,366 करोड़ रुपए था, वहीं यह आज बढ़कर 4,58,000 करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक हिस्सेदारी 2012 में 1.3% से बढ़कर कितना हो गई है? 2018 तक 3%, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डबल से भी ज़्यादा हो गई, दोगुने से भी ज़्यादा हो गई है। 3 जून कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस के रूप में। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 2018 में मनाया गया था। ध्यान देने की बात है कि पहला कब मनाया गया, 2018 में, और कितनी तारीख को मनाया गया, 3 जून को। नाम क्या है, विश्व साइकिल दिवस। नाम से ही लग रहा है साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने के लिए, और साइकिल चलाने से हमें पता है कि हमारा स्वास्थ्य भी सुधरता है, अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है अगर आप साइकिल चलाते हैं तो ये बहुत ही बेहतर है। फिर देखिए अब क्या है, परिवहन के लिए एक सरल, किफ़ायती और भरोसेमंद है। बेशक सरल है, किफ़ायती, कोई ईंधन नहीं लगना है, भरोसेमंद, आप आराम से चलाएंगे, धीरे धीरे एक्सीडेंट होने की संभावना कम है, स्वच्छ, कोई पॉल्यूशन नहीं है, पर्यावरण रूप से फिट और टिकाऊ है। बिल्कुल भाई, कोई पॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी फ्यूल अलग से नहीं लग रहा है। करने के लिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि जो साइकिल है उसको लोकप्रिय बनाया जाए। अब पृष्ठभूमि इसके बारे में जानकारी लिया जाए, कैसे क्या है। तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के रूप में घोषणा की थी। फिर उसके बाद विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मोंटगोमेरी कॉलेज के प्रोफेसर लेजेस सिविल्स्की और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा ने याचिका की थी। इन्होंने याचिका दायर की थी कि क्यों ना हम विश्व साइकिल दिवस मनाएं। बाद में प्रोफेसर सिविल्स्की और उनकी कक्षा ने सोशल मीडिया के द्वारा इसका काफी प्रचार भी किया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसी के बाद यह निर्णय लिया गया कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाएगा। इस अभियान को तुर्कमेनिस्तान समेत 56 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। 56 देश जो हैं, कंट्रीज जो हैं, इसको सपोर्ट किए हैं। अब इसका महत्व क्या है ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या महत्व, हमें इससे फायदे क्या मिल सके। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बट इसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। साइकिल परिवहन का स्वच्छ और सस्ता माध्यम है। अभी हमने बताया इसमें अलग से फ्यूल तो लगता नहीं है, आप जानते हैं अगर आपने कभी यूज किया है तो। और सस्ता माध्यम, बेशक उसमें खर्च भी, मेंटेनेंस खर्च भी लगभग ना के बराबर है। इससे किसी भी किस्म का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण होने की कोई संभावना ही नहीं है। यह फिटनेस की दृष्टि से उपयोगी है। आप जब चलाते हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो आपके फिटनेस के लिए बहुत ही बेहतर है। इससे देशों को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिलेगी। अगर कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है तो जो हमारी व्हीकल्स हैं, पेट्रोल से चलने वाली, डीजल चलने वाली, उनका यूज कम करके अगर हम साइकिलों का यूज करें, जो अनावश्यक रूप से हम पेट्रोल व्हीकल्स का यूज करते हैं उसके स्थान पर अगर हम साइकिल्स का यूज करते हैं तो धीरे धीरे ये जो कार्बन का उत्पादन है वो कम हो सकता है। रोचक तथ्य, अगर खास बात की बात की जाए, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। यहाँ 40% लोग काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ कितना मतलब ये लोग समर्थन करते हैं। आप ये समझिए कि लगभग 40% लोग साइकिल से ही जाते हैं कहीं पर। यह संख्या विश्व में सर्वाधिक है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अब यहां एक क्वेश्चन हमारा मिल गया कि हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल हैं। इन्हें किसके लिए नामित किया गया, खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। कब नामित किया गया, 2 जून 2020 को। 2 जून 2020 को हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय महिला टीम कप्तान रानी रामपाल के नाम की सिफारिश की है। मेनका वंदना कटारिया, हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब इसकी खास बात को अगर बात किया जाए तो इस पॉइंट की, रानी रामपाल के अलावा तुषार खांडकर और आरपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। कोच रोमेश पठानिया और बीजे करियप्पा को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए, जो कोच होते हैं, गुरु होते हैं, तो याद कीजिए अगर आप कभी भी जो भारतीय हिंदू धारावाहिक प्रोग्राम है अगर उनमें देखे होंगे तो गुरु द्रोणाचार्य थे महाभारत के प्रोग्राम में, तो गुरु के नाम पर ही ये पुरस्कार बना, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये कोच भी, जिस भी खिलाड़ी के कोच होते हैं वो उनके लिए गुरु होते हैं, तो गुरु के लिए पुरस्कार दिया जाता है। रानी रामपाल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अवधि जनवरी 2016 और दिसंबर 2019 के बीच की है। इस अवधि के दौरान रानी रामपाल ने 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया था। मतलब कि उस समय वो टीम की कैप्टन थी, कप्तान थी।
उनके नेतृत्व में टीम ने 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था, ये भी बड़ी बात है। और उन्होंने 2019 में FIH ओलंपिक क्वालिफायर में प्रवेश करने के लिए टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके निर्णायक गोल ने भारत को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में भी मदद किया था। उन्होंने 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी जीती हैं, मिला है, उन्हें दिया गया है। वह पहली भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि पहली भारतीय महिला, ये तो पहले ही एकदम क्लियर हो रहा है कि पहली महिला है जिन्होंने अभी तक कोई को नामित ही नहीं किया गया है, इन्हें नामित किया गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। और किसमें नामित किया गया है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में अगर बात किया जाए तो खेल मंत्रालय का एक पैनल कई अन्य महासंघों से प्राप्त नामांकन को शॉर्टलिस्ट करेगा और 29 अगस्त को खेल दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये जो नामकरण किया जा रहा है 29 अगस्त को, ये खेल दिवस, और इस पर क्या किया जाएगा? पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी। MSME आप बार बार सुनते हैं, तो देखिए क्या मंजूरी दिया है। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में किए गए बदलाव को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, तभी ये परिवर्तन के बारे में घोषणा की गई थी। अब परिभाषा समझ लीजिए। नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले MSME को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये अति लघु माइक्रो यूनिट, अगर क्या 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के निवेश करते हैं आप किसी भी, या कोई भी छोटा कंपनी है या कोई छोटा कारोबार है, अगर उसमें 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का इन्वेस्ट किए हैं तो वो किस में आएगा? माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 10 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर, इतना टर्नओवर हो रहा है, इतना पैसे आ और जा रहे हैं, तो MSME की लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। फिर 50 करोड़ के निवेश और 250 करोड़ रुपए के तक के वार्षिक टर्नओवर में MSME को मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और जो इससे उच्च होंगी वो बड़ी इकाइयों में शामिल की जाएंगी। महत्व की बात किया जाए तो परिभाषा में परिवर्तन निवेश को आकर्षित करने, व्यापार में आसानी में सुधार, नौकरी पैदा करने में मदद करेगा। देश में 60 मिलियन से अधिक MSME हैं, वे भारत की GDP में 29% योगदान करते हैं। समझने वाली बात है कि टोटल GDP जितना है 29% ये योगदान करते हैं और 110 मिलियन नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। ये जो नया क्राइटेरिया है, इससे जो छोटी कंपनियां हैं वो बहुत तेज़ी से आगे आएंगी और वो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी युवाओं के लिए। MSME भारत की कुल निर्यात में 48% का योगदान देता है, इसलिए MSME क्षेत्र को जीवित रखना बेहद जरूरी है। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने MSME को बुरी तरह प्रभावित किया। बेशक कोविड-19 लगभग हर एक क्षेत्र में अपना असर दिखाया है, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, उसमें वो अपना असर दिखाया है, तो इसने बुरी तरह से इसे भी प्रभावित किया है। इस प्रकार परिभाषा में बदलाव से MSME क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए आज के करंट अफेयर में, तो भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने लॉन्च किया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। इसमें क्या है? 1 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया। ध्यान दीजिए, RTM फुल फॉर्म रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। इन जनरल वे हम रियल टाइम मार्केट बोल देंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी यहां पर लगाना है। ध्यान देने योग्य बात है कि कभी जब फुल फॉर्म बोलता है तो यही हमारी गलती हो जाती है। और किसने लॉन्च किया है? भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी
बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है। आइए इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं। यह मार्केट दिन के दौरान 48 नीलामी सत्र आयोजित करेगा और बोली सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर बिजली वितरित की जाएगी। यह बेहतर तरीके से बिजली आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। ये खास बातें हैं इसकी। और अगर हरित ऊर्जा के बारे में बात किया जाए, देखिए ये क्या फायदेमंद है हमारे पर्यावरण के लिए। आरटीएम ग्रिड संचालकों के लिए नए सिरे से संपर्क बढ़ाने में मदद करता है, जो कि डिस्कॉम की इंटरमिटेंसी को अपनी चुनौतियों का प्रबंधन करने में सुविधा प्रदान करता है, जो नवीकरण से जुड़ी हुई होती हैं। ये उनको आपस में जो समस्याएं आ रही उसको आपस में मैनेज करने के लिए फिर क्या है, आरटीएम डिस्कॉम को पूर्वानुमान लगाने और हरित ऊर्जा को शेड्यूल करने में मदद करेगा। पूर्वानुमान लगाएंगे, मौसम कैसा रहने वाला है उसके हिसाब से ये काम करेंगे। इससे भारत में 2022 में तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, हम तेजी से सौर ऊर्जा की ओर, सोलर ऊर्जा की ओर जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। इसमें देखते हैं क्या है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक द्वारा विनियमित किया जाता है। यह 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 2008 में। इस एक्सचेंज में विभिन्न प्लेटफॉर्मों के प्रतिभागी हैं, जिनमें बिजली उत्पादक, राज्य बिजली बोर्ड, बिजली व्यापारी, ओपन एक्सेस उपभोक्ता, ये सभी शामिल हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो क्या है, यह एक वैधानिक निकाय है जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? 2003 के तहत। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय और गैर न्यायिक निकाय है जो कानून की व्याख्या कर सकता है। भारत सरकार, अब अगला पॉइंट क्या है, भारत सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। इसमें क्या है, 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। क्या क्या है, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 53 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 2020-21 के लिए धान का एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे किसान भाइयों को हमें बहुत लाभ होगा। उससे क्या होगा, उनका जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ा बेहतर रहेगा, उनको थोड़ा फायदा ज़्यादा मिलेगा। दाल, ऑयल सीड और अनाज की दरों में भी वृद्धि की गई है। कपास की एमएसपी 5255 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5515 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अन्य फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। नाइजर सीड 755 रुपए कर दिया गया है, तिल 370 रुपए, सोयाबीन 170 रुपए, सूरजमुखी 235 रुपए। इस प्रकार लिस्ट जारी है, लिस्ट आप ध्यान से देख सकते हैं। मूंगफली आपका 185 रुपए, उड़द 300 रुपए, मूंग 146 रुपए, तुअर 200 रुपए, मक्का 90 रुपए, रागी 145 रुपीज़, बाजरा 150 रुपीज़ और ज्वार को 70 रुपए में किया गया है। मंत्रिमंडल ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानों की मदद करेगी। इसमें इसका नाम क्या है, पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को। अब पीएम आशा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, अगर इसमें साथ में दे दिया है तो। इस योजना में 3 उप योजनाएं शामिल हैं, जैसे मूल्य कमी भुगतान योजना, मूल्य समर्थन योजना, निजी खरीद और स्टॉक लिस्ट योजना। ये 3 योजनाएं पीएम आशा के अंतर्गत काम करती हैं। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सारी योजनाएं एक दूसरे से अटैच किए रहते हैं। अब आज के करंट अफेयर्स में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से 3 जून को टकरा गया है। नाम देखिए चक्रवात का, निसर्ग। कहां टकरा है? महाराष्ट्र और गुजरात में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके जो टकराने की स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर थी। कितना थी? 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। और जब ये टकराया तो वहां बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तट पर खड़े मालवाहक विमान भी अपनी स्थिति से इधर उधर घूमते हुए नजर आए।
21 पे टकराया, लेकिन अब धीरे धीरे इसका असर कम होता जा रहा है। ये 3 जून को टकराया था और आज 4 जून है, इसका असर धीरे धीरे अब कम हो रहा है। अब जो नुकसान होने की संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। दिल्ली कोरोना ऐप से दिल्ली में उपलब्ध कितने बेड हैं, उसमें से कितने यूज हो चुके हैं, कितने फ्री हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ कोरोना के लिए अपडेट भी देते रहेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सक्षम बनाने के लिए तमिलनाडु में स्पा सलून, ब्यूटी पार्लरों में सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, ताकि जानकारी मिलती रहे कि कौन व्यक्ति किसकी जगह ट्रैवल कर रहा है। 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तेलंगाना किसको तोड़कर बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया है। कब बनाया गया? 2 जून 2014 को। और कौन सा राज्य बना था जब तेलंगाना बना था? तो 29वां राज्य बना था। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान की समय पर डिलीवरी का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि समय पर राफेल विमान मिल जाएंगे। इस समय अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया और चीन के बीच में तनातनी भी चल रही है, अच्छे संबंध नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही बड़ा बयान है। यदि हमें समय से राफेल लड़ाकू विमान मिल जाते हैं तो हमारी जो सैन्य शक्ति है वो बेशक बढ़ जाएगी। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जीके की जानकारी है 1 पॉइंट का। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के बारे में अगर बात करें तो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की है। याद कीजिए, ऊपर हमने डिटेल में इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड योजना, जिसे PLI कहा जाता है, ये पहली योजना थी। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स दूसरी योजना थी। EMC 2.0 मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, ये तीसरी योजना थी। याद कीजिए, डिटेल में इसके बारे में हमने ऊपर अध्ययन किया है, आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 55 रासायनिक और कीटनाशक उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत निश्चित किया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए तो सरकार ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनरों को छोड़कर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर को निर्यात मुक्त कर दिया है। 2019-2020 में कुल बागवानी उत्पादन 320.48 मिलियन टन, 2018-19 में 310.74 रहने के आसार हैं। आप देखिए, पहले कितने थे बागवानी? 320.48 मिलियन, अब हो गए हैं। पहले कितने थे? 310.74। इसका मतलब जो हमारा उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो कोरोना संकट के कारण 2020 में 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना संकट की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, इसकी वजह से ये समस्या आ रही है। कितने मिलियन हो सकते हैं? 60 मिलियन लोग। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास का ये बयान है। उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा के कारण अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में 17 लोगों की मृत्यु हो गई। वहां पर तूफान आया था जिसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की बटन दबाएं। धन्यवाद।